बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ग्रुप्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। मेजर ग्रुप्स हम अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पे जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको प्रोटोजवा भी कहा जाता है, दूसरा यूनिसेलुलर एल्गी, तीसरा मल्टी सेलुलर एल्गी और चौथा फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। तो 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम रिस्पेक्टिवली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। उनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला ग्रुप है मेजर ग्रुप में से, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा में पहला ग्रुप ये प्रोटोजवा के नाम से जाना जाता है। प्रोटोजवा को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। और इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? इसके नाम को अगर आप समझें तो इसका नाम ही इसके मतलब की वजह बन रहा है। अच्छा, प्रोटो का मतलब है प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट से जिसका ताल्लुक हो, जबकि जोआ का मतलब होता है जू से निकला है जिसका मतलब है एनिमल या एनिमल लाइक। सो प्रोटो मतलब प्रोटिस्ट और जोआ मीन एनिमल लाइक, तो दोनों को मिला के हम कहेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? वैसे तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे किंगडम में फिट नहीं आ रहे थे, लेकिन इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो खुसूसियात कुछ ऐसी भी हमें नज़र आई जो ज़्यादातर किससे मिलती जुलती थी, किससे सिमिलरिटी रखती थी? एनिमल से। एग्जैक्टली एनिमल से मैच नहीं करते, अगर करते तो फिर ये किंगडम एनिमिलिया में होते, लेकिन ज़्यादातर इनकी खसूसियात एनिमल से मिलती जुलती हैं या कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो इनकी एनिमल से मिलती जुलती हैं, बाकियों से इतनी नहीं मिलती। इस वजह से हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये एनिमल लाइक नहीं है, एनिमल्स जैसे नहीं है। अच्छा, इनके अंदर पॉइंट्स, ऑल आर यूनिसेलुलर, जितने भी मेंबर किंगडम प्रोटोजवा में हैं या एनिमल लाइक जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल हैं, कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी इंडिविजुअल सारे के सारे सिंगल सेलरी होंगे। इंजेस्ट फूड बाय एंडोसाइटोसिस। चैप्टर 4 में सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर हम एंडोसाइटोसिस को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, फूड या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन से वैक्यूल की फॉर्म में फोल्ड बनाते हुए वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर जाए, तो ये तरीका कहलाता है एंडोसाइटोसिस। वैक्यूल की फॉर्म में, इन फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन की फॉर्म में जब सब्सटेंस या फूड मटेरियल इनसाइड बॉडी जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये भी अपनी खुराक एंडोसाइटोसिस के जरिए ही हासिल करते हैं। एक सेल पर मुश्तमिल है, तो इसका मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो एंडोसाइटोसिस की फॉर्म में अंदर की तरफ फोल्ड बनाते हुए, वैक्यूल बनाते हुए फूड सब्सटेंस को इंजेस्ट करेगी, निकलेगी, अंदर की तरफ लेके जाएगी और फर्दर उसको प्रोसेस करेगी। समरी ऑफ प्रोटोजवा डाइवर्सिटी, प्रोटोजोआन डाइवर्सिटी इन टेबल 7.1। बुक में एक टेबल दिया गया है जिसको हम जिसका नंबर है 7.1 और इस टेबल में शॉर्ट समरी दी गई है किनकी, कि प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ हैं उनके स्पेसिफिक या जनरल नेम्स, उनमें क्या क्या फर्दर उनके सेल्स कैसे हैं, फिर उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है और इवन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। पहला ग्रुप जो प्रोटोजवान्स के अंदर मौजूद है वो अमीबा है और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो अमाइब से ये लफ्ज़ अमीबा निकला है जिसका मतलब होता है चेंज। इसको चेंज क्यों कहा जाता है? चेंज का लफ्ज़ इसके नाम के साथ क्यों मंसूब किया गया, क्यों अटैच किया गया? एक्चुअली होता ये है, हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा, टेबल के अंदर जब हम इसके करैक्टर्स को देख रहे थे तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि यूनिसेलुलर होने के साथ साथ नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। शेप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर वक्त अपनी बॉडी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आ रही होती है बॉडी फॉर्म में। फ्लेक्सिबल है इनकी सेल मेम्ब्रेन, कॉन्स्टेंटली जो है वो मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की वजह से कॉन्स्टेंटली इनकी शेप चेंज होती रहती है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसलिए, और इसी चेंज की वजह से इनको ये नाम दिया गया इस ग्रुप को अमीबा का। लाइफस्टाइल कैसा है? दे आर फ्री लिविंग, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कहाँ पे? फ्रेश वाटर में, यानी ताज़ा पानी में, जैसे कि
दरिया हो गया, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, इनमें, या फिर मैरीन वाटर में यानी साल्टी वाटर, समंदरों वाले पानी में जिसको हम खारे पानी भी बोलते हैं, या फिर कहाँ पे, सॉइल में। तो फ्रेश वाटर, मैरीन और सॉइल वगैरह में क्या है, ये फ्रीली ज़िंदगी गुजारते हैं, फ्री ज़िंदगी गुजारने वाले ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी मौजूद हैं, फ्रीली अपनी लाइफ जो है वो सस्टेन कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। जबकि एज ए पैरासाइट भी ये मौजूद हैं। इनके एग्जांपल्स, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एज ए पैरासाइट पाई जाती हैं। पैरासाइट ऑफ एनिमल, पैरासाइट हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो क्या है, किसी भी दूसरी स्पीशी के जानदार के साथ अटैच होते हैं टोटली या पार्शली, उनसे अपनी खुराक भी हासिल कर रहे होते हैं, उनसे शेल्टर यानी रिहाइश भी ले रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनको थोड़ा या किसी हद तक क्या है नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, उनमें किसी न किसी नुकसान की वजह भी बन रहे होते हैं। तो फ्री लिविंग भी है फ्रेश वाटर, मैरीन और सॉइल में, साथ ही साथ क्या है पैरासाइट के तौर पे भी एनिमल्स के अंदर ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट लोकोमोशन, लोकोमोशन वाला पॉइंट इनके अंदर थोड़ा स्पेशल है बाकी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म से हटके। अगर आप इस करैक्टर को देखें तो आपको कुछ किसी हद तक समझ आ जाएगा कि हम इनको एग्जैक्ट एनिमल नहीं कह सकते, एनिमल लाइक ही इस वजह से कह रहे हैं, इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। और इवन प्रोटिस्टा के अंदर सभी मेंबर्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हर एक के अंदर कोई ना कोई करैक्टर ऐसा हम ऑब्जर्व करेंगे जो कि उसके अंदर पिक्युलियर होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेशल होगा, जो बाकी इवन एनिमल्स में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे। तो इन अमीबा में क्या है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन ये स्पेशल है, स्पेसिफिक है, जिस वजह से इनको हम एनिमल्स में नहीं रखते, इस वजह से हम इनको यहाँ प्रोटिस्टा में और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में शामिल करते हैं। अच्छा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि एनिमल जैसा बिहेव करते हैं ज़्यादातर। और एनिमल जैसा बिहेवियर ज़्यादातर कैसे है, एनिमल के जैसे बिहेवियर में एक तो कि ये ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जैसे एनिमल हेट्रोट्रॉफ हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानदारों से लेते हैं। इस ग्रुप में भी पाए जाने वाले ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ हैं। और दूसरे नंबर पे लोकोमोशन है, एनिमल्स जो है वो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। और इनमें भी ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं ये भी ज़्यादातर क्या है, लोकोमोटरी हैं, एक से दूसरी जगह जो है वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। तो मेजर ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको इस ग्रुप में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो है वो शामिल करवाते हैं। और किसी हद तक इंजेक्शन भी है, एनिमल्स अपनी खुराक इंजेक्शन के ज़रिए निगल के हासिल करते हैं, ये भी इंजेक्शन के ज़रिए अपनी खुराक ज़्यादातर हासिल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि एनिमल लाइक हैं, इनमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिस वजह से हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर शामिल करते हैं। हम बात कर रहे थे लोकोमोशन की। लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर जो ऑब्जर्व किया जाता है उसको नाम दिया जाता है सूडोपोडिया। वर्ड सूडो है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जबकि पोडिया पॉड से निकला है जिसका मतलब होता है फीट। तो फुल फॉर्म सूडोपोडिया का होगा फॉल्स फीट। इनमें यानी अमीबा के अंदर लोकोमोशन करवाने वाले ये स्ट्रक्चर जिनको हम फॉल्स फीट या सूडोपोडिया कहते हैं, ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉल्स फीट कोई एग्जैक्टली पाए जाने वाले स्ट्रक्चर नहीं है इनकी बॉडी में, बल्कि ये वक्ती तौर पे बनने वाले स्ट्रक्चर हैं। कैसे बनते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या है, जिस तरफ इन्होंने मूव करना होता है, जैसे अब यहाँ पे अमीबा है तो हमने कहा कि इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल ये अमीबा इस तरफ जाना चाह रहा है तो ये क्या है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस साइड पे इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन बनेगी जैसा कि हमने डॉटेड लाइन में यहाँ पे शो की। सेल मेम्ब्रेन की इलोंगेशन बनेगी तो क्या होगा, जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म और इंटरनल मटेरियल है वो इस साइड पे आएगा। इस साइड पे आने की वजह से क्या होगा, ये जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा ये इस तरफ मूव करेगा, और ये यहाँ मूव करने की कोशिश कर रहा था इस साइड पे, यहाँ इसने इलोंगेशन बनाई, यहाँ पे इलोंगेशन मुकम्मल हो चुकी है और अमीबा जो वो इस साइड पे मूव कर चुका है। अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें तो ये एडिशनल पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन की इलोंगेशन है, सेल मेम्ब्रेन की इलोंगेट करने की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है जो लोकोमोशन में यूज हो रहा है। तो लोकोमोशन में सेल मेम्ब्रेन का ये इलोंगेटेड पार्ट जो लोकोमोशन में यूज हो रहा है ये सूडोपोडिया कहला रहा है। ये कोई एग्जैक्टली ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है जो लोकोमोशन में यूज हो, बल्कि कंडीशनरी है, यानी कंडीशन है, यानी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि क्या है, फॉल्स है, सेल मेम्ब्रेन का ही हिस्सा था जो इलोंगेट होकर ये इसकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्योंकि ये कोई ट्रू स्ट्रक्चर के तौर पे लोकोमोशन नहीं करवा रहा, फॉल्स स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट कर रहा है, इस वजह से हम इसको फॉल्स फीट का नाम देते हैं। लोकोमोशन में हेल्पफुल है और अमीबा जितनी भी मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, वो इसी की मदद से करते हैं। हर वक्त अमीबा की बॉडी में सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती रहती है, यही वजह है कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इसने इधर जाना था सूडोपोडिया इधर बना,
अगर अमीबा ने इस साइड पे जाना है तो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन भी इस साइड पे होगी, जिस साइड पे जाना होगा उस साइड पे ही सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होगी, अमीबा उस साइड पे मूव कर जाएगा इस सूडोपोडिया की वजह से। सो लैग फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला नहीं है इनमें मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, मखसूस साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन या इलांगेशन बनाते हुए ये मूव करते हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है, विच आर नोन एज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फाल्स और पोडिया का मतलब पॉड से निकला है फीट, यानी फाल्स फीट। इनमें ट्रू फीट नहीं है, ट्रू लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि फाल्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी अमीबा के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोट की गई है हमारे सिलेबस के अंदर वो पैरासिटिक अमीबा की है, और वो कौन सी है, दैट इज एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद दिलाता चलूं, चैप्टर 5 में आप लोगों ने रूल्स पढ़े साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पोर्शन में, रूल्स जो साइंटिफिक नेम्स को फॉलो करने के लिए, वो उनमें से कि जब भी हम साइंटिफिक नेम किसी भी स्पीशीज का राइट करते हैं, हैंड रिटन जब होता है तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। बच्चे अक्सर पेपर में ये गलती करते हैं, जब भी आप साइंटिफिक नेम हैंड रिटन यानी हाथ से लिखें तो इसको लाजमी अंडरलाइन करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे क्योंकि साइंटिफिक नेम दिया गया है पैरासिटिक अमीबा का, जिसको एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको जो है वो अंडरलाइन किए हैं, जबकि कंप्यूटर में ये इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका इज पैरासाइट, और ये ह्यूमन पैरासाइट है जो कहाँ पे पाया जाता है, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इन ह्यूमंस, इंसानों में पाया जाता है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट है, इस वजह से हम इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहते हैं। और ये किस चीज की वजह बनता है, इट काजेज अमीबिक डिजेंट्री। डिजेंट्री कहते हैं मोशन को, पेचेस को, यानी कि मोशन लग जाते हैं इसमें। अमीबा इंटेस्टाइन में जाके क्या है, वहाँ इन्फेक्शन की वजह बनता है, इस इन्फेक्शन से क्या है, मोशन लगते हैं, और ये मोशन क्या कहलाते हैं, इनको हम डिजेंट्री का नाम देते हैं। ऐसे मोशन जो बहुत ही ज़्यादा लूज हों, जिनमें इवन इंटरनल साइड पे इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो कि ब्लीडिंग भी हो, साथ फीकल मटेरियल वेस्ट के साथ ब्लड भी आ रहा हो, तो इसको हम डिजेंट्री का नाम देते हैं। यानी ऐसे मोशन जो ब्लडेड हो, जिनमें खून भी आ रहा हो, ये डिजेंट्री कहलाते हैं। और ये डिजेंट्री क्योंकि अमीबा की वजह से इसको हम अमीबिक डिजेंट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अमीबा से ही बिलोंग करने वाला एक और पॉइंट जेंट अमीबा है। साइज इनका बहुत बड़ा होता है, इस वजह से इनको ये नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज जेंट। और एक अंदाजे के मुताबिक 4 इंच तक इनका जो साइज है वो ऑब्जर्व किया गया है, इस वजह से हम इनको जेंट अमीबा का नाम देते हैं। वैसे तो नॉर्मली जितने भी अमीबा है या अमीबिक स्पीशीज हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटा साइज है, लेकिन जेंट अमीबा ये अलग ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है अमीबा के अंदर जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से इनको ये स्पेसिफिक नेम दिया गया है जेंट अमीबा। जेंट अमीबा का साइंटिफिक नेम पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस। पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जेंट अमीबा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने इसको स्पेशली याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस, विच इज द साइंटिफिक, विच ऑर्गेनिज्म हैव साइंटिफिक नेम पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस। तो उस लिहाज से फिर एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका, इसको भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा पैरासाइट है, अमीबा पैरासाइट, अमीबिक पैरासाइट जो डिजेंट्री की वजह बनता है, या एंट अमीबा कौन सी बीमारी की वजह बनता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों साइंटिफिक नेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो बात कर रहे थे हम जेंट अमीबा की, और इसके साइंटिफिक नेम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जेंट अमीबा में एक चीज़ तो हमने डिस्कस की कि इनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से हम इनको जेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर इंक्लूडेड अमंग प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, यानी जेंट अमीबा का शुमार पुराने तरीन यूकैरियोट्स में होता है। और साइंटिफिक इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंटिस्ट इसकी वजह क्या देते हैं, रीज़न क्या देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनको हम अर्ली या प्रिमिटिव या पुराने यूकैरियोट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ सिम्टम्स या कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, या कुछ यूँ कहने के क्लू हमें या निशानात या सबूत ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ को प्रेजेंट करें। और वो क्या है, इनमें पाए जाने वाले मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। इनमें वैसे तो यूकैरियोट्स की एक एग्जाम्पल है, एक निशानी है, वो ये कि यूकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सारे। लेकिन इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सिर्फ एक ही है, और वो किस फॉर्म में, न्यूक्लियस की फॉर्म में।
तादाद ज़्यादा थी इनमें, जब ऑब्जर्व किया तो न्यूक्लियाई ज़्यादा मिले, मल्टीपल न्यूक्लियाई मिले इनमें, और सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इनमें ऑब्जर्व नहीं की गई। यानी साइंसदानों का मानना था कि ये पहली ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। एवोल्यूशन जो है वो अपने प्रोसेस में था, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन अभी अभी हुई थी, और ये अर्ली यूकैरियोट्स में शुमार किए गए, इनको अर्ली यूकैरियोट्स में रखा गया। यानी अभी अभी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई थी, अभी बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होना बाकी थी। क्योंकि शुरुआत में ये वजूद में आ रहे हैं साइंटिस्ट के मुताबिक और साथ ही साथ सबूतों के मुताबिक, इसलिए इनको कहा जाता है कि मे बी दे आर प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट्स बिकॉज दे हैव ओनली वन membrane bounded organelle in the form of multiple membrane bounded organelles and they do not contain other membrane bound organelles, जैसा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को, क्लोरोप्लास्ट वगैरह को, गोल्गी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। फिर साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इनमें ऑब्जर्व किया जाता है कि ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं। इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की टाइप पाई जाती है जिनको नाम दिया जाता है मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया यानी मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया से ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी जायंट अमीबा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, पूरी करते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़, जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह है, तालाब, जोहड़ वगैरह, वहाँ पे बॉटम में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। और वहाँ पे क्या करते हैं? ये डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिंग के काम को पूरा करते हुए वहाँ से अपनी जो लाइफ है उसको भी मेंटेन करते हैं, और डिकम्पोजिशन करते हुए इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जायंट अमीबा मे बी मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट्स, यानी सब यूकैरियोट्स में एक अंदाजे के मुताबिक कि ये सबसे पुराने हैं। हैज़ मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, एक से ज़्यादा, कई मैनी मेम्ब्रेन रखने वाले न्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद पाए गए। बट नन अदर ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल अदर यूकैरियोट्स, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही सिर्फ इनमें पाए गए, इसके अलावा और कोई ऑर्गेनेली नहीं मिली मेम्ब्रेन वाली जो कि बाकी यूकैरियोट्स में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्टेन्ड एनर्जी, ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना। ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन यूज करने वाले बैक्टीरिया से एनर्जी हासिल करते हैं। इनहेबिट का मतलब होता है पाया जाना, किसी भी जगह पे रहना, रिहाइश रखना। इनहेबिट मड, मड गारे को कहते हैं, गीली मिट्टी को कहते हैं। इनहेबिट मड एट बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड, यानी ताज़ा पानी के जोहड़ों में जो पेंदे में मट्टी होती है, जो गारा होता है, जो गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे ये जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। वेयर दे कंट्रीब्यूट, जहाँ ये अपना किरदार अदा करते हैं, टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन में जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सेकेंड ग्रुप प्रोटोजोआ के अंदर, जिसको ज़ूफ्लैजिलेट्स के नाम से जाना जाता है। इनको ज़ूफ्लैजिलेट्स क्यों कहा जाता है? ज़ू का मतलब एनिमल और फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है जिनमें फ्लेजेला पाया जाए। फ्लेजेला क्या है? वाइप लाइक स्ट्रक्चर है। और वाइप किसको कहा जाता है? छांटा, छांटा कह सकते हैं, हंटर कह सकते हैं, चाबुक कह सकते हैं, या एक मजबूत बारीक रस्सी भी इसको कहा जा सकता है। तो एक मजबूत बारीक रस्सी नुमा, हंटर नुमा, चाबुक नुमा जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लेजेला बोलते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ हैं, ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनको हम ज़ूफ्लैजिलेट्स बोल रहे हैं, एक्चुअली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्या है? फ्लेजेला पाया जाता है। ये मजबूत रस्सी पाई जाती है जो कि इनमें लोकोमोशन के तौर पे, लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। मोस्टली यूनिसेलुलर, ज़्यादातर क्या है? यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर मुश्तमिल है। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल हैं, जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में जिंदगी गुजारते हैं। स्फेरिकल और इलोंगेटेड बॉडी, यानी बॉडी जो है, बॉडी की जो शेप है, अपीयरेंस जो है वो क्या है? या तो स्फेरिकल गोल होगी या फिर थोड़ी इलोंगेटेड होगी, लंबूतरी होगी। विद सिंगल न्यूक्लियस, और साथ ही साथ क्या है? एक न्यूक्लियस मौजूद होगा हर जानदार के अंदर। मोस्टली ऐसा ही है, अब कोई एक्सेप्शनल केस ही होगा जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर ज़ूफ्लैजिलेट्स में सिंगल न्यूक्लियस ही ऑब्जर्व किया जाता है। पोजेस वन टू मैनी वाइप लाइक फ्लेजेला, हर जानदार, हर ज़ूफ्लैजिलेट, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीशीज ज़ूफ्लैजिलेट में ऑब्जर्व की जाती हैं, उनकी बात की जा रही है कि इनमें क्या है? एक या एक से ज़्यादा वाइप लाइक फ्लेजेला मौजूद होते हैं। वाइप लाइक फ्लेजेला, वाइप लाइक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि छांटा नुमा,
चाबुक नुमा, हंटर नुमा या बारीक मजबूत रस्सी नुमा स्ट्रक्चर यानी फ्लेजेला। और फ्लेजेला की तादाद भी वेरी करती रहती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कहीं एक मिलेगा, कहीं एक से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हर जू फ्लैजिलेट में ये ऑब्जर्व की जाते हैं। और ये वाइब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे हेल्प करते हैं? टू मूव, हरकत करने में, यानी एक से दूसरी जगह जाने में, लोकोमोशन में। फ्लैजिलेट्स मूव रैपिडली, फ्लैजिलेट्स तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। अच्छा, इनकी जो हरकत है वो किस तरह होती है? इनकी हरकत एक तो फ्लेजेला की वजह से, दूसरा इस फ्लेजेला का जो रोल है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कश्ती में चप्पू का किरदार है। मलाह या वो जो कश्ती को चलाने वाला ड्राइवर है उसके हाथ में एक चप्पू होता है। चप्पू को क्या करता है, वो आगे ले जाके पानी में डिप करता है, धकेलता है पीछे की तरफ, चप्पू पीछे आता है पानी में और कश्ती जो है वो आगे जाती है। फ्लेजेला भी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत काम करता है। जो फ्लैजिलेट्स हैं ये फ्लेजेला आगे फेंकेंगे, फ्लेजेला जो है वो तेजी के साथ, झटके के साथ पीछे की तरफ हरकत करेगा और एक खिंचाव की जो फोर्स है वो अप्लाई करेगा मेन बॉडी पे। फ्लेजेला पीछे आएगा, मेन बॉडी को आगे खींचते हुए हरकत देगा। ठीक वैसे ही जैसे चप्पू पीछे आता है तो हरकत करते हुए कश्ती आगे चली जाती है, इसी तरह ये क्या है, फ्लेजेला आगे जाके मेन बॉडी को खींचेगा, पुल करेगा, मेन बॉडी आगे जाएगी, फ्लेजेला ऐसा ऐसा पीछे चलाएगा। तो ये एक पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा होता है ये फ्लेजेला, किसके ऊपर? मेन बॉडी के ऊपर। और इस पुलिंग फोर्स की वजह से क्या है, ये रैपिड मूवमेंट, रैपिड पुलिंग, रैपिड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जू फ्लैजिलेट्स में। सो फ्लैजिलेट्स मूव रैपिडली पुलिंग देमसेल्फ, इनको आगे खींचेंगे, फॉरवर्ड। मूव रैपिडली, फ्लैजिलेट तेजी से हरकत करते हैं और तेजी से हरकत करते हुए क्या है, ये आगे की तरफ खींचे चले जाते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं बाय लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लेजेला। फ्लेजेला जो लैशिंग है, जो लहराता हुआ फ्लेजेला है, लहराता हुआ लचकीला फ्लेजेला, लहराते हुए लचकीले फ्लेजेला की वजह से क्या होगा, फ्लैजिलेट तेजी से मूव करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ हरकत करते हुए चले जाएंगे। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? लोकेटेड एट एंटीरियर एंड। जानदार का जो सामने वाला हिस्सा होगा, जो पहले आने वाला हिस्सा होगा, जो अर्ली पार्ट होगा, जो फ्रंट वाला पार्ट होगा, जो जिसको हम माउथ पार्ट भी मोस्टली कंसिडर करते हैं, वहाँ पे एंटीरियर एंड पे, आगे वाले हिस्से में ये अमूमन फ्लेजेला पाए जाते हैं। और वहीं पे मौजूद रहते हुए इन्होंने क्या करना होता है, लोकोमोशन करवानी है। आगे इनकी खुराक से मुतल्लिक पॉइंट है, ऑब्टेन फूड, खुराक हासिल करते हैं बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, यानी अपनी खुराक क्या करते हैं, या तो जिंदा जानदारों को निगल के हासिल करते हैं, यानी ये जिंदा जानदारों को भी खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, निगल जाते हैं, क्योंकि इंजेस्टिंग का मतलब होता है निगलना। या फिर क्या है, अगर जिंदा ना मिले तो फिर इवन ये क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म को भी इंजेस्ट करते हुए अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करते हैं। फिर लिविंग की भी बात होगी, डेड की भी बात होगी। इसी के साथ साथ क्या है, बाजू का ऐसा भी होता है कि इनको लिविंग नहीं मिल रही, डेड नहीं मिल रहे, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से भी हासिल करते हैं। यानी पूरे का पूरा जानदार डेड मिल गया उसको निकल गए, जिंदा मिल गया उसको निकल गए। बाजू का ऐसे होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो डेड है वो निकल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उसको ये डिकम्पोज करेंगे, उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पीसेस में, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोज करके उनमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको एज ए फूड मटेरियल यूज करेंगे, अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से खुराक हासिल कर रहे हैं, लिविंग को इंजेस्ट करके, जिंदा को निगल के, मुर्दा को निगल के, या फिर मरे हुए को तोड़ के उसको डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके भी अपनी खुराक हासिल करते हैं। आगे है कि जी इनका लाइफ स्टाइल कैसा है। लाइफ स्टाइल इनका फ्री लिविंग भी है, ये आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सिम्बियोटिकली भी जिंदगी गुजारते हैं और साथ ही साथ पैरासाइट के तौर पर भी जिंदगी गुजारते हैं। फ्री लिविंग आज़ादाना है, ये बिल्कुल सिंपल है। पैरासाइट के तौर पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक जानदार जब किसी दूसरी स्पीशीज, किसी दूसरी किस्म के जानदार के साथ ताल्लुक़ बनाते हुए ज़िंदगी गुजारे, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, उस पर रिहाइश भी ले और साथ ही साथ उससे खुराक भी हासिल करे, उसको किसी हद तक नुकसान भी पहुँचाए, तो वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाता है। ये पैरासाइट के तौर पर ज़िंदगी गुजारते। साथ ही साथ है सिम्बियोट्स। सिम्बियोट ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो सिम्बियोटिकली अपनी लाइफ मेंटेन कर रहे होते हैं, सिम्बियोटिकली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको सिम्बियोट्स बोलते हैं। और सिम्बियोटिकली कौन है, जो सिम्बियोसिस शो करें। सिम्बियोसिस क्या है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार दोस्ताना तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मिलजुल के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नुकसान वाला सिलसिला या सीन यहाँ पर नहीं होगा।
दोनों जानदार, दो मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदार जब एक दूसरे के साथ क्या है, दोस्ताना तौर पे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जिंदगी गुजारें, तो इनका बोलते हैं दे आर नोन एज सिम्बियोट्स। तो ज़ूफ्लैजिलेट सिम्बियोट के तौर पे, फ्री लिविंग के तौर पे, पैरासाइट के तौर पे जिंदगी गुजारते हैं। इनमें मुख्तलिफ मिसालें हैं और इनमें से कुछ हमने यहाँ पे हमारे सिलेबस में मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली मिसाल है ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस कहाँ, लिविंग, फ्री लिविंग, सिम्बियोट या पैरासाइट, किस में शुमार की जाती है? तो ट्राइकोनिम्फस की एग्जांपल हम सिम्बियोट्स में कंसीडर करते हैं। यानी ट्राइकोनिम्फस ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट है जो अपनी लाइफ एज ए सिम्बियोट मेंटेन कर रहा होता है, जिंदगी ऐसे गुजार रहा होता है कि ये सिम्बियोसिस शो कर रहा होता है, सिम्बियोट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ट्राइकोनिम्फस के बारे में, दे आर कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स, पेचीदा और ख़ास फ्लैजेला रखने वाले फ्लैजिलेट्स हैं विद मैनी फ्लैजेला, जिनमें एक से ज़्यादा यानी कई फ्लैजेला जिनके जिस्म में पाए जाते हैं। लिव एज सिम्बियोट इन गट ऑफ टर्माइट। गट बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, या गट आंत को बोला जाता है, इंटेस्टाइन को बोला जाता है। और टर्माइट किसको बोलते हैं? दीमक को, पंजाबी में सीवी भी बोलते हैं। तो दीमक यानी टर्माइट की गट में ये सिम्बियोटिकली अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दोस्ताना तौर पे ये ट्राइकोनिम्फस अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए शॉर्ट एज ए एमसीक्यूज कि वो कौन सा ज़ूफ्लैजिलेट या वो कौन सा प्रोटिस्ट है जो टर्माइट की गट में पाया जाता है, या फिर ट्राइकोनिम्फस कहाँ पे पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट बनता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी इवन के राइट ए नोट ऑन ट्राइकोनिम्फस। तो दोस्ताना तौर पे टर्माइट की गट में पाया जाता है और वहां पे ये क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ड्राई वुड, खुश्क लकड़ी। हमें पता है कि दीमक जो है वो लकड़ी खा जाती है, लेकिन इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि उस लकड़ी को ये तोड़ सके, हजम कर सके। दीमक ने लकड़ी तभी हजम करनी है जब इसकी गट में मौजूद होंगे ट्राइकोनिम्फस। इट मीन कि ट्राइकोनिम्फस की हेल्प के साथ ही क्या है, टर्माइट इस काबिल होती है कि वो लकड़ी को खा सके, ड्राई वुड को अपनी खुराक बना सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, उसमें से सिंपल न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके अपनी फूड जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि ट्राइकोनिम्फस सिम्बियोट में शुमार किया जाता है। ये सिम्बियोट तो हम ये कह चुके हैं कि दो स्पीशीज जो अलग स्पीशीज के तौर पे हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ताना या एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जिंदगी गुजारे हैं, वो सिम्बियोट है। तो यहाँ पे भी तो सिम्बियोट ही बनता है। कैसे? ट्राइकोनिम्फस टर्माइट में रिहाइश लेगा, वहां पे रहेगा, वहां से रिहाइश भी लेगा, अपनी खुराक भी वहां से लेगा, यानी कि टोटली डिपेंडेंट होगा टर्माइट पे। बदले में टर्माइट की हेल्प करेगा कि वो क्या है, ड्राई वुड को डाइजेस्ट कर सके, उसको तोड़ सके। तो फायदा लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है, इसलिए ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है ट्राइकोनिम्फस की फॉर्म में और टर्माइट्स के साथ। दूसरी मिसाल है ट्राइपेनोसोमा। हमने कहा फ्री लिविंग भी है, सिम्बियोट भी है, पैरासाइट भी है। सिम्बियोट हमने डिस्कस कर ली, ट्राइकोनिम्फस की फॉर्म है। अब दूसरी मिसाल है पैरासिटिक फॉर्म। ज़ूफ्लैजिलेट की ये टाइप हम एज ए पैरासाइट के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी अब जो पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमने पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स को डिस्कस करना है। उनमें से एक मिसाल यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा के तौर पे मौजूद है। ट्राइपेनोसोमा ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट है जो पैरासाइट के तौर पे जिंदगी गुजारते हैं। दे आर पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स एंड काज डिजीज। सारी सी बात है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे जानदार पर डिपेंडेंट होते हैं, खुराक भी लेते हैं, कोई ना कोई नुकसान भी उसको पहुंचा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पैरासिटिक फ्लैजिलेट हैं तो डिजीज भी काज करेंगे। दे काजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये एक बीमारी का नाम है। सिकनेस बीमारी को बोलते हैं। अफ्रीकन अफ्रीका में पाई जाने वाली, या ऐसी बीमारी जिसकी शुरुआत अफ्रीकियों से हुई, या ऐसी बीमारी जो ज्यादातर अफ्रीकियों में पाई जाती है, उसकी बात की जा रही है। और इसमें क्या होता है कि गनुदगी या नींद आ जाती है, नींद का गलबा हो जाता है। ऐसी बीमारी जिसमें नींद का गलबा हो और अफ्रीकियों में पाई जाए, इसको हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली किसकी वजह से है? ट्राइपेनोसोमा की वजह से है। ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टेट्सी फ्लाई। टेट्सी फ्लाई, ये वर्ड टेट्सी है। फ्लाई मक्खी को बोलते हैं,
टेट्सी फ्लाई यानी टेट्सी मक्खी, ये अफ्रीका में पाए जाने वाली मक्खी है, इसको टेट्सी बोला जाता है। अच्छा, बायोलॉजी में ये वर्ड थोड़ा कंट्रोवर्सल है, लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसको प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसको सेट्सी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सीसी बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेट्सी बोलते हैं। अगर हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे हो तो उस लिहाज से ये टेट्सी कहलाएगा। अगर हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे हो तो उस लिहाज से ये सीसी कहलाएगा, जबकि हमारा जो देसी सिस्टम है उसमें हम इसको सेट्सी भी बोलते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उस लिहाज से हम इसको टेट्सी बोलेंगे। तो अफ्रीका में पाया जाने वाला ये इंसेक्ट टेट्सी फ्लाई के नाम से, ये क्या है, ये असल में इस बीमारी की वजह है। होता क्या है कि टेट्सी फ्लाई, और टेट्सी फ्लाई भी कौन सी, जो इन्फेक्टेड हो। टेट्सी फ्लाई में एक आदत है, जैसे वेस्प, डीमो वगैरह है, ये बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, इसी तरह टेट्सी फ्लाई भी बाइट करती है। लेकिन टेट्सी फ्लाई वो जो इन्फेक्टेड हो, जिसमें ट्राइपैनोसोमा मौजूद हो, ऐसी टेट्सी फ्लाई जिसकी सलाइवा में ट्राइपैनोसोमा मौजूद होगा, उसको हम नाम देते हैं इन्फेक्टेड टेट्सी फ्लाई। इन्फेक्टेड टेट्सी फ्लाई वो फ्लाई होगी जिसके सलाइवा में क्या मौजूद होगा, ट्राइपैनोसोमा। अब जब भी कभी इन्फेक्टेड टेट्सी फ्लाई बाइट करेगी किसी भी ह्यूमन को, किसी भी इंसान को, तो ट्राइपैनोसोमा उसके सलाइवा से मुंतकिल होके उस इंसान के जिस्म में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और स्पेशली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को अफेक्ट करेगा जिसका ताल्लुक कॉन्शियसनेस के साथ है, जिसका ताल्लुक होशो हवास के साथ है, शऊर के साथ है। शऊर जाता रहेगा, होशो हवास इंसान खो बैठेगा, बेहोशी या फिर गनूदगी या फिर नींद का गलबा होगा, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कई घंटे तक जो है वो स्लिपरी रहता है, सोया रहता है, नींद की हालत में रहता है। तो ट्राइपैनोसोमा इस टेट्सी फ्लाई की वजह से क्या कर रहा है, इस बीमारी की वजह बन रहा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दो वर्ड्स यहां पे यूज होते हैं। ट्राइपैनोसोमा बुनियादी वजह है, मेन रीजन है इस बीमारी की, लेकिन इस बीमारी में हेल्पर के तौर पे क्या है, टेट्सी रोल प्ले कर रही है, इसलिए हम इसको कैरियर कहते हैं, क्योंकि ये टेट्सी है जो एक जगह से दूसरी जगह या इन्फेक्टेड पर्सन में मुंतकिल करने की वजह। इसलिए वेक्टर, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, वेक्टर, मुंतकिल करने वाला स्ट्रक्चर, मुंतकिल करने वाला कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट, कोई भी चीज जो एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो कैरियर कहलाते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं। और टेट्सी है जो क्या कर रही है, जो ट्राइपैनोसोमा को मुंतकिल कर रही है, इंसान के जिस्म में मुंतकिली का किरदार अदा करी, और इंसान के जिस्म में जाके क्या है, ये ट्राइपैनोसोमा वहां पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की वजह बन रहा है। तो एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि विच इज द कैरियर ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो फिर हम टेट्सी फ्लाई कहेंगे, या फिर बेसिक रीजन की बात पूछी जाएगी, बुनियादी वजह जो कि असल में, रियल में, एक्चुअल में, तो वो ट्राइपैनोसोमा होगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज दो बनते हैं जो कि अक्सर ही बच्चे गलत कराते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैरियर या वेक्टर क्या है, या फिर बेसिक या एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। नेक्स्ट लास्ट हमारा ज़ूफ्लैजिलेट, कोएनोफ्लैजिलेट के नाम से। कोएनो का मतलब होता है कॉलर, ये कपड़ों में पाया जाने वाला कॉलर, एक्चुअली उसकी बात की जा रही है। और फ्लैजिलेट जिनमें फ्लैजेला मौजूद हो। तो ऐसे फ्लैजिलेट जिनमें कॉलर पाया जाता है उनको हम नाम देते हैं दे आर कोएनोफ्लैजिलेट्स। और सिम्बियोट भी हो गए, पैरासाइट भी हो गए, रह गए फ्री लिविंग, यानी जो किसी भी दूसरे जानदार पे डिपेंडेंट नहीं हो, आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये कोएनोफ्लैजिलेट इन फ्री लिविंग में कंसीडर किए जाते हैं। दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये होता है कि एक से दूसरी जगह हरकत ना करते हो, एक ही जगह फिक्स रहते हो, जैसे प्लांट्स हैं, एक से दूसरी जगह नहीं जाते, फिक्स रहते हैं, इसलिए हम उनको सेसाइल बोलते हैं। कोएनोफ्लैजिलेट भी सेसाइल हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, इन मैरीन और फ्रेश वाटर, मैरीन और या फिर फ्रेश वाटर में, और फ्लैजिलेट यानी मैरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले फ्लैजिलेट्स हैं जो सेसाइल हैं। अटैच टू सबस्ट्रेट, कोई भी जगह जहां जिसको अटैचमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा हो, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जगह, कोई भी एरिया, कोई भी चीज़, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। और ये सबस्ट्रेट के साथ किस चीज़ के जरिए अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक,
ये एक मखसूस डंडी है जिसको स्टाक कहा जाता है, और डंडी नुमा स्ट्रक्चर इनकी अटैचमेंट की वजह बन रहा होता है, इनको एक जगह पे फिक्स करने की वजह बन रहा होता है। इनको सबस्ट्रेट या फिर पेंदे या फिर किसी भी सपोर्टिव सब्सटेंस के साथ, स्ट्रक्चर के साथ अटैच कर रहा होता है। दे आर सिंगल फ्लैजेलम, एक ही फ्लैजेलम इनमें पाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म में एक ही फ्लैजेला होगा, और जब भी यूएम लगता है किसी भी वर्ड के साथ तो वो एक्चुअली सिंगुलर को शो कर रहा होता है, एक को। फ्लैजेला मल्टीपल है, प्लूरल है, जबकि फ्लैजेलम क्या है, सिंगुलर होगा। और इनमें क्या है, एक ही फ्लैजेलम पाया जाता है। दे हैव सिंगल फ्लैजेलम एंड इट इज सराउंडेड बाय कॉलर, जिसको कॉलर ने सराउंड किया होता है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है क्वेनोफ्लैजिलेट की, जो कि एक है। ये मेन बॉडी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन कॉलर है, और कॉलर के साथ यहाँ पे मौजूद है फ्लैजेला, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम फ्लैजेलम का नाम दे रहे हैं। अब फ्लैजेलम की लोकेशन किस तरह, अगर ये कॉलर है तो इस तरह सेंटर में जो है वो फ्लैजेलम मौजूद होगा, फ्लैजेलम। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि कॉलर जो है वो मोस्टली कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है किसको, फ्लैजेलम को। तो इस सेंटेंस में भी यही कहा गया है कि एक तो सिंगल फ्लैजेलम ऑब्जर्व किया जाता है और सिंगल फ्लैजेलम को कॉलर सराउंड कर रहा होता है। नेक्स्ट, आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, यानी खास तवज्जो के हामिल हैं ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स। क्यों खास तवज्जो के हामिल है? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू कॉलर सेल्स ऑफ स्पंजेस। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है हैरत अंगेज, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ममासलत। और किसके साथ? टू कॉलर सेल्स ऑफ स्पंजेस। ये स्पंजेस थोड़ा नया लफ्ज है, चैप्टर 10 में आगे एनिमल किंगडम एक्सप्लेन किया गया है। वहां पे ये एनिमल का एक ग्रुप है जिनको स्पंजेस कहा जाता है। ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल्स। इनमें टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम इतने डेवलप नहीं है। ये सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, ये स्पंजेस हैं। इन एनिमल्स में स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं, इनको कॉलर सेल्स कहा जाता है। ये कॉलर सेल्स जो स्पंजेस के हैं वो किन से सिमिलैरिटी रखते हैं? क्वेनोफ्लैजिलेट्स के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। यानी कॉलर सेल जो स्पंजेस के हैं वो कॉलर सेल क्वेनोफ्लैजिलेट के साथ ममासलत रखते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट के जो है वो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में मखसूस खास दिलचस्पी जाहिर करते हैं। ये तवज्जो का मरकज बना हुआ है ग्रुप, ये ऑर्गेनिज्म खासी तवज्जो रखते हैं साइंटिस्ट की। और साइंटिस्ट का इसी वजह से ये मानना भी है कि मे बी दीज ऑर्गेनिज्म यानी क्वेनोफ्लैजिलेट्स ये हो सकता है कि एंसेस्टर के तौर पे कर रहे हों, यानी स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन इनसे हुई हो। स्पॉन्जेस के बावजूद ये हों क्योंकि इनमें सेल्स जो है, स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हैं। ये सिंगल क्वेनोफ्लैजिलेट था। क्वेनोफ्लैजिलेट यहाँ पे मल्टीपल हैं, 1 2 3 4, फिर इनमें कॉलर और फिर साथ ही साथ हर एक के कॉलर के अंदर सिंगल फ्लैजेलम। ये जब मिलते हैं तो मिल के ये डंडी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्टॉक का नाम दिया जाता है। और स्टॉक आगे क्या है? सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। तो ये मिल के कॉलोनी की फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के जरिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं और फिक्स फॉर्म में, सेसाइल फॉर्म में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैरीन वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर। वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट था क्वेनोफ्लैजिलेट वाला वो भी यहाँ पे पूरा हुआ, और जो इस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस करने थे वो भी यहाँ पे मुकम्मल हुए। लास्ट पॉइंट के कौन कौन से क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाली वीडियो के अंदर, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उनके अंदर। अच्छा जी, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में जायंट अमीबा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमीबा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, फिर ज़ूफ्लैजिलेट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। और मोस्टली ज़ूफ्लैजिलेट में या तो क्या है, पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट के तौर पे, सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट के तौर पे, या फिर सेसाइल या क्लोनियल ज़ूफ्लैजिलेट के तौर पे पूछा जाता है। बहरहाल आपको हर लिहाज से इनको तैयार करना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जा रही हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जा रही हो या फिर क्या है किसी भी दूसरे एस्पेक्ट से। लॉन्ग तो आना नहीं है, तो दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज। और उनमें से अगर आप किसी भी ग्रुप की बात करें, किसी भी हिस्से की बात करें, तो हर हिस्सा एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहीं पर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक तमन्नाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।